हमारे देश में मुख्य तौर पर दो ही प्रकार से खेती की जाती है। एक होती है केमिकल फार्मिंग, जिसमें केमिकल यानी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और एक होती है नॉन केमिकल फार्मिंग, जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का या पेस्टिसाइड का, कीटनाशक का हम उपयोग नहीं करते। इसी दूसरी कैटेगरी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं एक तरफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती, और दूसरी तरफ हम उसे बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती। तो आइए समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है, जिनसे ये दोनों ही तरह की खेती को हम अलग तरीके से देख सकते हैं। साथियों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार हम ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग को समझ कर सकते हैं और मैक्सिमम रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों तरह की खेती में क्या समानताएं हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं। तो अगर हम सिमिलरिटीज की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग, दोनों में ही किसी प्रकार का केमिकल यानी रासायनिक खाद का या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम दोनों ही तरह की खेती में बाजार से किसी भी तरह का सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लेते और ना ही किसी प्रकार का पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों ही खेती की पद्धति में हम मोनोक्रॉपिंग को अवॉइड करते हैं, यानी सिंगल फसल जैसे कि धान हुआ, गेहूं हुआ, गन्ना हुआ। आप देखेंगे कि हमारे ज्यादातर धान, गेहूं, गन्ना के किसान सिर्फ पूरे फील्ड पर गेहूं या धान या गन्ने की ही फसल करते हैं, जिसे हम मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, इन दोनों ही तरह की खेती में मोनोक्रॉपिंग को अवॉइड करते हैं और मल्टी क्रॉपिंग यानी सह फसली खेती को तवज्जो देते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, इन दोनों ही खेती की पद्धति में हम अपने फार्म पर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जैव विविधता, यानी अपने खेत पर आप मल्टीपल प्लांट्स, मल्टीपल क्रॉप्स और मल्टीपल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब की खेती के कॉम्बिनेशन बनाएं, जिससे आपके फार्म पर बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्रिएट हो। चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, इन दोनों ही खेती की पद्धति का जो मूल उद्देश्य है वो हमारे नेचुरल रिसोर्स जैसे कि मिट्टी, पानी, इनके दोहन को रोकना है। रासायनिक खेती में मिट्टी और पानी दोनों का ही अत्यधिक दोहन किया जाता है। वहीं चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे नेचुरल फार्मिंग हो, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन ना करते हुए खेती करते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों में अंतर की, कि क्या अंतर है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में और नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग में यानी जैविक खेती में हम बायो फर्टिलाइजर्स यानी नॉन केमिकल बट बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों का, जो कि हम बाजार से खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बायो फर्टिलाइजर्स के साथ साथ बायो पेस्टिसाइड्स यानी अपने कीट को नियंत्रण में रखने के लिए बायो पेस्टिसाइड्स जो कि बाजार में उपलब्ध होते हैं, जो कि किसी भी तरीके से केमिकल से नहीं तैयार होते बल्कि बायो बैक्टीरिया और कल्चर से तैयार किए जाते हैं, उनका हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नेचुरल फार्मिंग में ये प्रतिबंधित है। हमें किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर ना ही बाजार से खरीदना है, ना ही बायो का इनपुट अपने खेतों में डालना है। नेचुरल फार्मिंग में हम अपने सारे फर्टिलाइजर का जो पूर्ति है वो हम अपने फार्म पर ही तैयार करते हैं। अपने फर्टिलाइजर खुद तैयार करते हैं, अपनी कंपोस्ट खुद तैयार करते हैं, जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, ये सब हम अपने फार्म पर ही तैयार करते हैं। साथ ही साथ कीटों को नियंत्रण में रखने के लिए हम जैविक कीटनाशक नहीं कहेंगे बल्कि कीट रोधक कहेंगे, उनका भी अपने फार्म पर ही उन्हें तैयार करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल फार्मिंग इज टोटली बेस्ड ऑन काउ डंग यानी गाय के गोबर और गाय के गोमूत्र पर वो आधारित है। वहीं दूसरी ओर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम गाय के अलावा किसी भी पशु का अवशेष, चाहे वो हमारी भैंस हो, चाहे वो हमारी बकरी हो, चाहे वो हमारी मुर्गा फार्म कंपोस्ट हो, हम इस तरह के गाय से अलग जो जानवर है उनके कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। वहीं नेचुरल फार्मिंग में हम केवल काउ बेस्ड फार्मिंग करते हैं, जिसके लिए एक देसी गाय अनिवार्य है। अब बात करते हैं तीसरे और बड़े ही महत्वपूर्ण अंतर की। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो उत्पाद हम तैयार करते हैं उनका हम कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज या कुछ प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू एक किसान जो कि जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, वो अपने तैयार किए गए उत्पाद को सर्टिफाई कराकर मार्केट में ऑर्गेनिक ब्रांड के नाम से बेच सकता है।
वहीं नेचुरल फार्मिंग का अभी हमारे देश में कोई सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं आया है, जिसके कारण अभी नेचुरल फार्मिंग करने वाले जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक ट्रस्ट के ऊपर अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं कि एक किसान जो कि रसायनों से अलग हटकर खेती करना चाहता है वो किस प्रकार शुरुआत करे, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, वो नेचुरल फार्मिंग करे, किस तरीके से उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सकता है और वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपनी कॉस्ट ऑफ इनपुट को कम कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स बाजार से खरीद सकते हैं, उनका इस्तेमाल अपने फील्ड पर कर सकते हैं। वहीं प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग करने वाले जो फार्मर्स हैं वो अपने कंपोस्ट को या अपने फर्टिलाइजर को, अपनी खाद को अपने फार्म पर तैयार करते हैं, अपने कीटनाशकों को अपने घर पर तैयार करते हैं और फिर उपयोग करते हैं। तो देखा जाए दोनों ही फार्मिंग में हम किसी भी तरह के केमिकल का उपयोग नहीं करते, लेकिन एक किसान के लिए इन दोनों ही विकल्पों में से कौन सा विकल्प बेहतर है, ये एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म पर पिछले 3 वर्षों से हम नॉन केमिकल बेस्ड फार्मिंग कर रहे हैं और अपने अनुभव के आधार पर आज कुछ तथ्य आप सबके सामने रखना चाहते हैं। 3 वर्ष पूर्व जब हमने शुरुआत की अपने फार्म पर नॉन केमिकल फार्मिंग की, तो हमने सबसे पहले शुरुआत की ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ मूल प्रिंसिपल्स है जिनका हमें उपयोग करते हुए अपनी खेती को केमिकल फार्मिंग से धीरे धीरे ऑर्गेनिक पर कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले हम अपने फार्म पर ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम कंपोस्ट या तो बाहर से खरीदते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हुआ, बायो फर्टिलाइजर्स हुए, या अपने फार्म पर भी हम अपनी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास लेबर की सुविधा है, आपके पास लेबर की उपलब्धता है, तो अपने फार्म पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए खाद तैयार करना एक अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और अपने पास इतनी लेबर नहीं है कि आप अपने फार्म पर खुद ही खाद तैयार कर सकें, तो आप बाजार से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को खरीद कर अपने फार्म पर यूज कर सकते हैं। अब बात करें अगर आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो आपको अपने फार्म पर ही वो खाद तैयार करनी पड़ती है। जब हमने शुरुआत की तो कोशिश रही कि मैं जितना फार्म पर खाद तैयार कर सकूं वो तैयार करूं, लेकिन कई बार अगर समय पर खाद नहीं तैयार हो पाती थी तो मैं बाजार से अपना इनपुट फर्टिलाइजर का खरीद कर लाकर अपने फार्म पर इस्तेमाल करता, ग्रीन मैन्योरिंग करता था। बायो पेस्टिसाइड्स ज्यादा से ज्यादा जैसे कि नीम तेल हुआ या बायो बैक्टीरियाज हुए जैसे कि ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बवेरिया, मेटराइजम, हम इनका उपयोग करते थे बाजार से खरीदकर और धीरे धीरे केमिकल से हटकर अपने उत्पादों को तैयार कर रहे थे। इसी बीच मैं कुछ प्राकृतिक किसानों से मिला जिनका मानना था कि प्राकृतिक खेती करते हुए हमारी क्रॉप को कम से कम नुकसान होगा और हम अपने आउटपुट को बढ़ा सकेंगे। तो मैंने कुछ प्राकृतिक खेती के उत्पाद भी अपने फार्म पर इस्तेमाल करने शुरू किए, जैसे कि जीवामृत जो कि हम अपने फार्म पर ही तैयार करते हैं। इसमें मुख्य तौर पर हम गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, थोड़ा सा बेसन या किसी भी दाल का आटा, गुड़ और पानी का एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए अपने फार्म पर तैयार कर खेत में पानी के साथ देते हैं। इसके अलावा घन जीवामृत यानी गाय के गोबर को ही हम जीवामृत के थ्रू मल्टीप्लाई कर अपने खाद के तौर पर खेत में देते हैं। नीमास्त्र, अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 पर्णी अर्क यानी 10 पत्तियों का काढ़ा, जिसमें ऐसे पेड़ों की पत्तियां जिनको गाय नहीं खाती हो उनका हम एक तरल एक लिक्विड तैयार करते थे, जिसका उपयोग हम अपने फसलों पर करते थे ताकि कीटों से उसका बचाव किया जा सके। तो पिछले 3 सालों में हमने एक कॉम्बिनेशन के साथ खेती की जिसमें हमने ऑर्गेनिक मैन्योर्स भी इस्तेमाल किए और साथ ही साथ नेचुरल फार्मिंग के इनपुट्स भी तैयार किए और उनको भी इस्तेमाल किया। दोस्तों, देखने में ये आया कि नेचुरल फार्मिंग के जो इनपुट्स हैं उनका एक अलग ही उपयोग है, उनका एक अलग ही रिजल्ट निकल के आता है। वहीं ऑर्गेनिक इनपुट्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उनका उपयोग करते हुए हमें कुछ अलग रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अब हम इन अलग रिजल्ट्स को कैसे डिफाइन करें? जब हम खेती करते हैं तो खेती कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल की तरह नहीं की जाती। हमारे देश में हर प्रांत का, हर प्रदेश का एक अलग एटमॉस्फेयर है, एक अलग वातावरण है। साथ ही साथ मिट्टी का टेक्सचर यानी हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति अलग अलग है और पानी का पीएच लेवल भी अलग अलग होता है। तो अगर देखा जाए किसी भी प्रकार की खेती को जब आप कर रहे हैं अपने फार्म पर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे नेचुरल हो, आपके खेत के आसपास का वातावरण आपको सिखाएगा कि किस उत्पाद का, किस फर्टिलाइजर का, किस पेस्टिसाइड का
किस सोल्यूशन का आपका इस्तेमाल करना है, आपको इस्तेमाल करना है, जिससे आप अपनी फील्ड पर क्रॉप को बचा सकें, साथ ही साथ प्रोडक्शन ज्यादा ले सकें। तो पिछले 3 साल के अनुभव में हमने ये पाया कि कई जगह पर हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर बड़े काम आए, जिनका अगर उपयोग ना करते तो शायद सिर्फ नेचुरल फार्मिंग के इनपुट से हम उतनी पैदावार नहीं ले सकते। वहीं दूसरी ओर पर कई नेचुरल फार्मिंग के इनपुट हमारे इतने काम आए कि जहां पर हमारे ऑर्गेनिक के बायो एजेंट्स काम नहीं करते। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आप सबके सामने रखना चाहूंगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे जो आप बायो पेस्टिसाइड्स या बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनका भी इस्तेमाल कम करती चली जाती है। जैसे जैसे आपको समय निकलेगा, समय बीतता जाएगा, आपके फार्मिंग के अंदर फार्म लैंड पर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जाएगा, आपके फार्म पर बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, आप मल्टी क्रॉपिंग करते जाएंगे। धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस्तेमाल होने वाले इनपुट्स अपने आप कम होते जाएंगे और आप नेचुरल फार्मिंग पर धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे। पिछले 3 वर्षों के अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे अपने आप आपको नेचुरल फार्मिंग पर ले जाएगी, जहां पर आप बाजार के ऊपर जो निर्भरता है आपकी वो कम हो जाएगी और अपने इनपुट्स आप धीरे धीरे खुद अपने फार्म पर ही तैयार करने लगेंगे। केवल 3-4 चीजों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी अपने फार्म पर क्रिएट करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, मल्टी क्रॉपिंग करना, उसके अलावा अपनी मिट्टी पर काम करना, सॉइल कार्बन को बढ़ाना। अगर मैं बात करूं इस विषय पर कि कौन सा विकल्प बेहतर है, ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग, तो मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं कि नेचुरल फार्मिंग का विकल्प सबसे बेहतर है। प्राकृतिक खेती करते हुए हम अपने फार्म पर धीरे धीरे ऑर्गेनिक कार्बन को भी बढ़ाते हैं, बायोडाइवर्सिटी को भी क्रिएट करते हैं और मोनोक्रॉपिंग से हटकर मल्टी क्रॉपिंग भी करते हैं। उसी प्रकार हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी अपनी बायोडाइवर्सिटी पर काम करते हैं, अपनी मिट्टी पर काम करते हैं, मल्टी क्रॉपिंग करते हैं और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अगर हम इन दोनों विकल्पों को गहनता से विचार करें, देखें, तो ये दोनों एक ही है और एक नहीं भी है। आज हमारे देश के किसानों के सामने एक समस्या जो खड़ी हो गई है वो यह है कि वो इन दोनों विकल्पों में से किस विकल्प की तरफ जाए। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप सभी से कह सकता हूँ कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सोच पर फंस के काम करेंगे तो हमारे को वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे, जो कि अगर हम खुले दिमाग से सोचकर काम करें तब हम हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ा ही चिंताजनक प्रश्न आज हमारे देश के सामने खड़ा हुआ है कि कैसे हम अपने देश की मिट्टी का और अब इस देश के पानी का बिना दोहन किए इस्तेमाल करें और आने वाली जनरेशन को, हमारे आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरा वातावरण दे सकें। इस प्रश्न के उत्तर में हमें नॉन केमिकल फार्मिंग के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जब हम बात करते हैं नॉन केमिकल फार्मिंग की, तो उसमें हमारे सामने ये 2 विकल्प हैं, जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग। और इन दोनों ही तरह की खेती में आज एक द्वंद्व चला हुआ है। मैं एक किसान के तौर पर जब इन दोनों खेती के विषयों को बारीकी से समझने का प्रयास करता हूँ तो मैं ये पाता हूँ कि इन दोनों का उद्देश्य एक किसान को समृद्ध बनाने का है, एक किसान की इनकम को बढ़ाने का है और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का है। नेचुरल फार्मिंग के जो किसान हैं उनका ये कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसानों की इनपुट कॉस्ट घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। ये बिल्कुल सही है। अगर हम शुरुआती फेज की बात करें तो एक रासायनिक खेती को छोड़कर जब एक आदमी नॉन केमिकल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होता है तो अगर वो ऑर्गेनिक खेती के विकल्प को चुनता है तो उसकी इनपुट कॉस्ट शुरू में बढ़ती है, क्योंकि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हो चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, उनका मार्केट में जो दाम वो पे करता है वो कुछ हद तक ज्यादा हो जाता है केमिकल बेस्ड फार्मिंग से। लेकिन हमें ये बारीकी से समझने की जरूरत है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हम धीरे धीरे उन इनपुट्स को भी कम करते जाते हैं और धीरे धीरे नेचुरल इनपुट्स पे ही डिपेंडेंट होते जाते हैं। अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिक फार्मर धीरे धीरे नेचुरल फार्मर अपने आप बन जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेचुरल फार्मिंग डे 1 से करना गलत है। जो भी किसान इतने समृद्ध है कि वो अपने फार्म पर लेबर मैनेज कर सकते हैं, खुद काम करते हुए अपना कंपोस्ट, अपना जीवामृत, अपने कीट रोधक अपने फार्म पर तैयार कर सकते हैं, उन्हें बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग का रास्ता अपनाना चाहिए। पर उन किसानों का क्या
जो कि नॉन केमिकल फार्मिंग तो करना चाहते हैं, पर उनके पास वो संसाधन नहीं है जिनसे वो अपने फार्म पर कंपोस्ट तैयार कर सकें, जीवामृत, घन जीवामृत तैयार कर सकें, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, दशपर्णी अर्क तैयार कर सकें। अगर कोई किसान अपने फार्म पर असमर्थ है गाय पालने में, तो क्या उसे नॉन केमिकल फार्मिंग करने का अधिकार नहीं? मुझ जैसा एक युवा जो कि शहर से गांव में आकर फार्मिंग करना चाहता है, जिसके पास एक गाय रखने की व्यवस्था नहीं है, क्या वो नॉन केमिकल फार्मिंग नहीं कर सकता? इस प्रश्न का उत्तर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग देती है, जो कि हमें ये विकल्प देती है कि हम बाजार से बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड्स को खरीदकर नॉन केमिकल फार्मिंग कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने नेचुरल रिसोर्स, अपने लैंड को, अपने वाटर को कंजर्व करते हुए धीरे धीरे नॉन केमिकल फार्मिंग को अपने फार्म पर डेवलप कर सकते हैं। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग के अलावा नेचुरल फार्मिंग का विकल्प नहीं था, पर आज 3 साल कंप्लीट करते हुए मैं खुद आप सबको बता सकता हूँ कि धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग से मैं अपने आप नेचुरल फार्मिंग पर शिफ्ट हुआ और आज मैं अपने फार्म पर घन जीवामृत, जीवामृत, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी, साथ ही साथ ऑर्गेनिक कार्बन, इन सब पर काम कर रहा हूँ और अब मेरी बाजार पर निर्भरता खत्म होती जा रही है। अपने अनुभव से आप सभी से ये बात कह सकता हूँ कि जो भी किसान रासायनिक खेती को छोड़कर नॉन केमिकल फार्मिंग पर शिफ्ट होना चाहते हैं, अगर वो समर्थ है गो पालन करने में, काउ बेस्ड या गो आधारित खेती करने में, तो उनको प्राकृतिक खेती का विकल्प ही चुनना चाहिए। पर अगर कोई किसान, अगर कोई युवा, अगर कोई व्यक्ति समर्थ नहीं है नेचुरल फार्मिंग को डे 1 से शुरू करने में, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का विकल्प भी पूरा नहीं है। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे आप नेचुरल फार्मिंग पर अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। आज के इस वीडियो को बनाने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि जो ये भ्रम की स्थिति फैली हुई है हमारे किसान भाइयों में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है या प्राकृतिक खेती अच्छी है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये खामियां है या प्राकृतिक फार्मिंग में ये खामियां है, उसको आप सबके सामने अपने अनुभव के आधार पर सामने रखने की और आपको ये आज़ादी देने की कि आप अपने समर्थ के हिसाब से चुने कि जब आप नॉन केमिकल फार्मिंग करने जा रहे हैं तो आपके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है। साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे किसी की भी भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और इस YouTube चैनल पर हमारा प्रयास होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन केमिकल फार्मिंग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें और उनको केमिकल फार्मिंग से अलग हटकर ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग की जो बारीकियां हैं उन्हें समझने में मदद करें। आप सभी का इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।